Center state relations, which are always in headlines, and today we are going to discuss about the administrative relations between center and state. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC digital mentor. I welcome you all to our discussion of M. Lakshmikant, in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. This is a continuation of our earlier videos in which we had discussed the legislative relations between center and state, and now in this video we are going to discuss about administrative relations between center and state in the series of discussion of chapter 15, that is center state relations. So now let's get started off and discuss about administrative relations. But before that, if you had not watched that earlier videos, then I request you to just go back and watch those videos and then come to this video to have the better understanding of whole chapter. So otherwise, let's get started off and discuss about administrative relations. So guys, in the earlier video we had already discussed about legislative relations, so we are not going to discuss about that. Otherwise the video will become more and more lengthy. So now let's get started off with administrative relation. जब हम सेंटर और स्टेट की बात कर रहे हैं कि सेंटर और स्टेट जो है उनके रिलेशंस कैसे गाइड होंगे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है उसके, तो हमेशा याद रखिए जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसे आप फर्दर 3 कैटेगरीज में आप इसे डिवाइड कीजिए. हमेशा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट. तो फर्स्ट इसके पैरामीटर जो डिफरेंशिएशन के हम आगे डिस्कस करेंगे वो होंगे गवर्नमेंट जो सेंटर होगी और स्टेट होगी. और दूसरा पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है और अपनी स्टेट्स की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, तो उसके अंदर जो लोग या जो कैंडिडेट्स ये लोग रिक्रूट करते हैं, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो हो गई. और तीसरी आएगी जुडिशरी, जहाँ पे जो जुडिशरी है वो सेंटर मतलब सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें थ्रू आउट द नेशन तो वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट. तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए, राइट. फर्स्टली पैरामीटर क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है. दूसरा पैरामीटर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की हम बात करें तो उसके अंदर पहले तो हम यही देखेंगे ना कि कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है. तो पहले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा हमने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज हो सकता है या पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो सर्विसेज है वो हो सकती हैं, और तीसरा हमने जुडिशरी देखा. अब ऐसा नहीं है इसके बिना और चीज़ें नहीं आती, जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं, तो वो सब चीज़ें फर्दर कैटेगरीज में. बट मोटा मोटा अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये 3 कैटेगरीज होती हैं. तो फर्स्ट क्या हमने बोला, सेंटर और स्टेट, और दूसरा हमने बोला जो ऑल इंडिया सर्विसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा हमने बात किया अबाउट द जुडिशरी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ एंड डिस्कस व्हाट विल बी द पॉइंटर्स अंडर दिस. तो जैसे हम हमेशा अपने डिस्कशन में जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो ये रिलेशंस को बताएंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को गाइड करने के लिए हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो है 256 से 263 के बीच में, और ये आते हैं पार्ट 11. और फिर हम यहाँ पे जो पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंटर देखेंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का. फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है सेंटर की किस तरह से है और स्टेट की किस तरह से है. फिर हम देखेंगे जो सेंटर और स्टेट है उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती हैं. और जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट वाला पैरामीटर देख रहे हैं सेंटर और स्टेट का, तो हम उसे होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे. तो जब हमने पहले देख लिया कि ठीक है एग्जीक्यूटिव पावर पहले तो ऑन द फर्स्ट प्लेस वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दी, वो एक सिंपल सिनेरियो में हो गया. फिर देखा कि उनकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकती हैं. ऑब्लिगेशंस के बाद हम देखेंगे कि क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे, क्योंकि देखो हमारी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से चीज़ें मेंशन है जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो सेंटर और स्टेट है वहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो में तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, बट कहीं ना कहीं वो सेंटर की फॉर्म में, सेंटर की डायरेक्शन में ज़्यादा टिल्टेड पावर हमें दिखती है. तो इसीलिए सेंटर क्या स्टेट को कुछ ऐसी डायरेक्शंस दे सकती हैं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि ठीक है सेंटर डायरेक्शन दे सकते हैं तो क्या स्टेट भी कोई ऐसी डायरेक्शंस दे सकती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल डेलीगेशन में. फिर आएगा कि अब हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, फिर आएगा कॉपरेशंस कैसे एस्टेब्लिश हो सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो सेंटर और स्टेट पॉलिटी था उसके बारे में ये सारे पॉइंटर्स आएंगे. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कि नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. और हम एग्जीक्यूटिव पावर की क्यों बात कर रहे हैं, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस है उसकी बात कर रहे हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन तो जब आप करोगे तो एग्जीक्यूटिव ही तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, राइट.
जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी तो हम एग्जीक्यूटिव में ही गिनते हैं, पर वो उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है क्योंकि वो विद टाइम ऐसा चेंज नहीं होते जैसे कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, वो विद टाइम चेंज होते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ऑब्लिगेशंस है स्टेट और सेंटर की, फिर हम देखेंगे उनकी जो सेंटर है क्या वो स्टेट को कुछ डायरेक्शन दे सकता है, क्या म्यूचुअली वो एक दूसरे को पावर डेलीगेट कर सकते हैं, और फिर देखेंगे कोऑपरेशन के बारे में कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन किस तरह से एस्टैब्लिश होता है। तो ये है पॉइंटर्स फॉर सेंटर एंड स्टेट। फिर आता है सर्विसेज की बात। तो सर्विसेज के अंदर हम देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के क्या क्या चीजें हैं जो गाइड करते हैं कि सेंटर और स्टेट जो है उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे, वो फ्रिक्शन में रहेंगे या वो स्मूथ रहेंगे। तो वो सारी चीजें हम ऑल इंडिया सर्विसेज में और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में डिस्कस करेंगे। ये हो गया सेकंड जो हम पैरामीटर बात कर रहे थे। और थर्ड आता है अबाउट द जुडिशरी, कि जो हमारी जुडिशरी है वो किस तरह से इवॉल्व होगी या इन्वॉल्व होगी जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे हैं और खासकर एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे हम जुडिशल सिस्टम देखेंगे। और फिर आ जाएगा एमरजेंसी। एमरजेंसी एक ऐसा टाइप का सिनेरियो है जहाँ पे पूरी की पूरी हमारी पॉलिटी जो ऑल्दो फेडरल है वो कहीं ना कहीं यूनिटरी हो जाती है अगर वो नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज और भी फर्दर 2 टाइप्स की इमरजेंसीज होती हैं, वो हम देखेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और एनी हाउस चैप्टर 17 जो इमरजेंसी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इमरजेंसी के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट अदरवाइज रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी किस तरह से रहते हैं वो हमें अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटी का एक रूपरेखा ही बदल जाएगी। देन अदर प्रोविजंस, और क्या क्या प्रोविजंस है जो गाइड करते हैं। एंड एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस जिसके अकॉर्डिंगली हम सेंटर स्टेट रिलेशंस है उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं या उन्हें गवर्न किया जाता है या उन्हें डायरेक्शन दी जाती है। तो ये है पॉइंटर्स ओनली जो हम डिस्कस करेंगे अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। आई डू नो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है फॉर सम पीपल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। सेंटर स्टेट रिलेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर हम लोग बहुत कम एम्फसाइज करते हैं, पर इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द डे एंड सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी, और वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको लेके आना पड़ेगा जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, राइट। तो इसलिए अब हम डिस्कस करते हैं एवरी पॉइंटर इन डेप्थ। तो सबसे पहले बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है बिटवीन सेंटर और स्टेट वो किस तरह से डिवाइडेड है। द एग्जीक्यूटिव पावर हैज बीन डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड है, अब लेजिस्लेटिव पावर हमें कैसे डिवाइड की थी, अगर आपको याद हो हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया है, तो उस वहां पे भी हमने क्या कहा था, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर यूनियन जो है वही ये लेजिस्लेट करेगी, जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेट करेगी, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी। तो सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यूनियन की। जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट ही। बट यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स मेंशन थे वहां पे ऑल्दो ठीक है लेजिस्लेटिव पावर डिफरेंट थिंग है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव पावर में जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है डेफिनेटली। अगर वो जो सेंटर लॉ मेकअप कर रही है, जो स्टेट लॉ मेकअप कर रहा है ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो वहाँ पे जो सेंटर का या जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स सी कॉन्करेंट लिस्ट में एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी वो स्टेट्स की होगी, कि ठीक है लेजिस्लेटिव पावर में तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी बट एग्जीक्यूट फिर भी तुम्हें करवाना है स्टेट्स को, राइट। तो ये है स्टेट्स की बात। तो ये एक एक्सेप्शन कॉन्करेंट लिस्ट का याद रखिएगा। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेशली कन्फर इट टू, अगर
सपोज जो लॉ मेकअप किया गया है या जो एक्ट बना है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंगली जो सेंटर है उन्हें एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत है, तब तो डेफिनेटली वो करवाएंगे। बट नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो नॉर्मल सिनेरियो में जो स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उनको भी इंप्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना आपकी जिम्मेवारी है स्टेट्स की, राइट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंटर रखेगी अपनी पावर, मतलब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करना, और स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट्स की, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी स्टेट की। तो पॉइंट वही है कि पावर ज्यादा है सेंटर के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है स्टेट्स के पास। और इसे अगर आप बहुत नॉर्मल सिनेरियो में समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि एनी हाउ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वही तो उन्हें जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगी। अगर सेंटर सोचे कि वो इस चीज को इंप्लीमेंट करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना इजी है, इसलिए स्टेट्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। फिर आती है ऑब्लिगेशंस की बात कि क्या ऑब्लिगेशंस है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। कि स्टेट, अब देखो आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में जरूर पता होगा, आपने न्यूज़ फॉलो की होगी, न्यूज़ में देखा होगा, आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे भी देखा होगा जब प्रेसिडेंट रूल लगता है या स्टेट इमरजेंसी लगती है उस केस में वो दो ग्राउंड्स पे भी लग सकती है, राइट। अगर ऐसा हो कि जो पार्लियामेंट ने लॉ मेकअप किया था उसे ढंग से जो स्टेट है उसे इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही है तो उस केस में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। सो दैट मीन्स जो स्टेट्स है उन्हें हर हाल में जो सेंटर ने अथॉरिटी दी है या सेंटर ने या पार्लियामेंट ने जो लॉ मेकअप किया उसे इंप्लीमेंट करवाना ही करवाना है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो उसे इंप्लीमेंट करवाएं या नहीं करवाएं। और वही उनके रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाता है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इस तरीके से उन्हें यूज करना है या एक्सरसाइज करना है कि एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय एग्जिस्टिंग लॉ मस्ट अप्लाई इन द स्टेट। कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी पावर नहीं है। अगर सपोज कोई भी स्टेट बोले कि नहीं जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या हमारे पर्टिकुलर एरिया में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो उस केस में ये ऐसा सोचा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि उन्हें मतलब स्टेट्स को जो भी पार्लियामेंट का लॉ है, लॉ मेकअप किया है जो पार्लियामेंट ने, उसे अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करवाना ही करवाना है। दूसरा आता है एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन स्टेट। कि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उन्हें वो कहीं भी रिस्ट्रिक्ट इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट वही है कि जो सेंटर ने या पार्लियामेंट ने फॉर दैट सेक जो लॉ मेकअप किया है वो आपको अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के लिए, राइट। तो फिर आता है इन बोथ द केसेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू स्टेट एज आर नेसेसरी फॉर द पर्पस। अदरवाइज आर्टिकल 365 says that where any state has failed to comply with any directions given by center, it will be lawful for the president to hold the situation has arisen in which government of state cannot be carried or on in accordance with provision of constitution, thus president rule under article 356। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें तो डेफिनेटली ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर ज्यादा है कि उन्हें जो भी सेंटर ने लॉ मेकअप किया है पार्लियामेंट ने पर से, क्योंकि सेंटर लॉ मेकअप नहीं करता, पार्लियामेंट लॉ मेकअप करती है, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ मेकअप किया है उन्हें स्टेट्स को इंप्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाते हैं तो उस केस में वहां प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, राइट। तो ये ऑब्लिगेशन। अभी हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में भी, फिर हमने देखा ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। फिर आता है बात सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट कि सेंटर क्या क्या डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को। इन एडिशन टू ऑल अबव सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन मैटर्स। अब देखो अभी हमने जब ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया तब भी हमने देखा कि जो सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकती हैं कि आपको इस तरीके से ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है, और अगर वो नहीं करवाते तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अदरवाइज ऑल्सो जो सेंटर है
वो स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकती हैं कि उन्हें इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में ध्यान रखना है, कि उन्हें अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उन्हें इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस के ऊपर वर्क करना है। उनमें सबसे पहले क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर टू बी नेशनल और मिलिटरीली इंपॉर्टेंस बाय स्टेट, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए या मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए वो सेंटर डायरेक्शन दे सकती है। वो नेशनल इंटरेस्ट में है तो डेफिनेटली वो स्टेट्स को करना पड़ेगा। दूसरा, मेयर्स टू बी टेकन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, कि जो रेलवेज है उनकी प्रोटेक्शन वगैरह करना। तो ये है स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें ये करना पड़ेगा, और सेंटर्स बाय टाइम उन्हें डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि हमें लगता है ये चीजें आपको इन चीजों पे करनी चाहिए। Then provisions of adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority group in state, कि जो स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जो जिनकी लैंग्वेज थ्रेटन है कहीं ना कहीं, जो या जिनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, तो वो लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं उनकी मदर टंग में ही उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले अप टू द प्राइमरी स्टेज, वो उसके लिए ऑब्लिगेशन देना या उसके लिए प्रोविजंस मेकअप करना वो सेंटर कर सकते हैं फॉर स्टेट। अब देखो क्यों मदर टंग में ही उन्हें एक तरह से प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन देनी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा जब इस धरती पे आता है उसे कुछ भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो हमें एज अ पेरेंट्स देख देख के समझता है, सीखता है कि कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और एकदम से जब आप उसके लिए सपोज एक बच्चा है, वो एक अपनी फैमिली में, जिस फैमिली में छोटा था और 2-3 साल का हुआ है, और वो 2-3 साल में उसने हिंदी में बात करना सीखा है, और एकदम से आप उसे ऐसे स्कूल में डाल देते हो जहाँ पे 24 घंटे सिर्फ उसे इंग्लिश ही बोलना है, तो आपको क्या लगता है वो कितना डिफिकल्ट होगा उस बच्चे के लिए, कि मैंने तो अभी तक जो 3 साल में सीखा था ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसके लिए सब चीज चेंज हो जाती है, उसके पूरा वर्ल्ड ही शैटर हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये स्पेशल प्रोविजन है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एटलीस्ट इतना मेकअप किया जाए कि उनको प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में मिल सके, और इसके लिए सेंटर डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को। फिर है ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट, कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, तो उनके लिए भी डायरेक्शंस दे सकते हैं सेंटर। तो हमने क्या क्या ऐसे प्रोविजन देखे, एक तो हमने वो जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेकअप रहे, दूसरा हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, थर्ड हमने देखा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कि उनको प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन उनकी लैंग्वेज में मिल जाए, और फोर्थ देखा जो ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है वो ढंग से इंप्लीमेंट हो, उनके लिए डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो ये है सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट, कि किन सर्कमस्टांसेस में जो सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल डेलीगेशन, कि क्या क्या म्यूचुअली डेलीगेट हो सकते हैं फंक्शंस, कि क्या ऐसा हो सकता है कि सेंटर सोचे कि ये वाला फंक्शन जो है या ये वाला जो मेरा एग्जीक्यूटिव काम है मैं स्टेट्स को दे देता हूँ और स्टेट्स वो मेरे हिसाब से मेरी जगह पे कर देगी, और या स्टेट सोचे कि ये वाला काम मैं सोचता हूँ कि जो सेंटर है वो कर सके। क्या हमने ऐसा कुछ पहले डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था लेजिस्लेटिव रिलेशंस में, कि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो पार्लियामेंट को बोल सकती है कि हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मैटर्स हैं जो हमारी लिस्ट में आते थे, स्टेट लिस्ट में आते थे, उसके ऊपर आप लेजिस्लेट करो। अगर आपको याद है तो आप सोचिए, और नहीं याद है तो आपको ज़रूरत है कि आप पहले वो वीडियोस दोबारा से चेकआउट करें जो पहले हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहें तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है उसको पावर मिल जाएगी, वो उन चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है जो सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन थे जिसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अगर सेंटर चाहे वो स्टेट्स को जो पावर है वो ट्रांसफर कर सकती है कि आप हमारी जगह पे ये डेलीगेट हम कर रहे हैं, आपको काम आप कर दो, और अगर स्टेट्स चाहे तो वो सेंटर को डेलीगेट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी जगह पे ये काम आप कर दो, राइट। तो प्रेसिडेंट में with the consent of state government entrust to that government any of the executive function of the center, कि प्रेसिडेंट विद द कंसेंट
कि अगर स्टेट कंसेंट देती है तो उस केस में उन्हें कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो सेंटर का था वो उन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर जो गवर्नर है स्टेट के वो कंसेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंसेंट दे तो कोई भी जो स्टेट का फंक्शन था वो सेंटर को दिया जा सकता है कि आप उनकी जगह पे काम कर लो, जैसे हमने लेजिस्लेटिव के बात में देखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होगा जब हमें स्टेट को देना होगा कोई फंक्शन ऑफ सेंटर, और अगर गवर्नर इन्वॉल्व होंगे जब कभी हमें स्टेट का जो फंक्शन है वो सेंटर को देना है, राइट। तो ये दो चीजें हैं। फिर आता है दिस म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल, कि ऐसी कंडीशन होगी तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है, बट देयर कैन ऑल्सो बी इंटरेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, कि अगर जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो अगर वो चाहे, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट तभी उन्हें वो डेलीगेट कर सकते हैं जब उनका कंसेंट हो, बट ऐसा भी हो सकता है अगर स्टेट अपना कंसेंट नहीं दे तो भी जो फंक्शन है वो स्टेट को फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट अगर हम बट उस केस में वो जो उन्हें पावर डेलीगेट होगी स्टेट को वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं पार्लियामेंट के द्वारा होगी। आप समझिए, अगर कंसेंट, हमने फर्स्ट सिचुएशन में क्या देखा कि अगर स्टेट अपना कंसेंट देती है तो उस केस में जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो स्टेट को दिया जा सकता है कि आप कर लो। तो वो कब होगा, जब वो स्टेट जो कंसेंट दे रही है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अगर इन केस हम कंसेंट ऑफ स्टेट नहीं कंसीडर कर रहे तो उस केस में पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि वही वो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है वो डेलीगेट कर सकती है स्टेट को अगर उनका कंसेंट नहीं लेना, अदरवाइज प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। सो दस म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन। एग्रीमेंट कब है, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर इन्वॉल्व थे, और लेजिस्लेशन कब है, जब पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो गया। दैट मीन्स जब कंसेंट ऑफ स्टेट नहीं देखा जा रहा। बट अगर हम ये जो पावर है लेजिस्लेशन वाली वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास नहीं है। मतलब अगर सपोज सेंटर को कोई भी पावर डेलीगेट करनी है स्टेट को तो वो कर सकते हैं अंडर लेजिस्लेशन, जो कि पार्लियामेंट करेगी विदाउट कंसेंट, बट स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकती। अगर स्टेट्स को कोई भी फंक्शन ट्रांसफर करना है तो उस केस में उन्हें कंसेंट चाहिए होगा सेंटर का। तो वहां पे भी हम यही देख रहे हैं कि ज्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास। बट एनी हाउ ये म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली, क्योंकि इतने ज्यादा कन्वर्सेशन में नहीं आता तो हमें पता भी नहीं होता, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन की बात। फिर आता है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर देखा कि एग्जीक्यूटिव पावर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी है। फिर हमने देखा सेंटर और स्टेट की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, जिसमें हमने स्टेट की ऑब्लिगेशंस देखे डेफिनेटली। फिर हमने देखा सेंटर क्या किन किन लाइंस पे डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को। फिर हमने म्यूचुअली डेलीगेट कैसे कर सकते हैं सेंटर और स्टेट एक दूसरे को अपने अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं, राइट। तो ये है पार्लियामेंट यहाँ इन्वॉल्व होगी। अगर उन्हें लगे तो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 263 एन इंटरस्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और यहाँ पे जब हम वाटर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो हम इन पे ट्रिब्यूनल्स की भी डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए आप ये देख लिए यहाँ पे पार्लियामेंट एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर सकती है जिसके अकॉर्डिंगली कि अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर रिजल्ट लेके आ सकते हैं, या उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के ऊपर वो अपनी जो कंप्लेंट है, डिस्प्यूट है, उसको एड्रेसल किया जा सकता है। फिर हमने देखा प्रेसिडेंट भी एस्टैब्लिश कर सकता है इंटरस्टेट काउंसिल इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कशन अमंग द स्टेट्स। Then third, full faith and credit is to be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of center and every state. अभी हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग वो टसल वाली चीज़ों की बात नहीं कर रहे। तो जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कॉपरेट करके इस तरह से चलना है कि जो भी पब्लिक प्रोसीडिंग्स है या पब्लिक एक्ट्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, वो थ्रू आउट द कंट्री
यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हो सके। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आपके कोर्ट ने ऐसा बोला तो इसलिए हम लोग नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है तो वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट होता है। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट appropriate authority to carry out the purpose of constitutional provisions related to interstate freedom of trade, commerce and intercourse। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीजें कि किन किन सेक्टर्स में या किन किन स्फीयर्स में हमें कॉपरेशन दिखता है सेंटर और स्टेट का, और अगर हमें कॉपरेशन एस्टैब्लिश भी करना है, हमें नहीं मतलब गवर्नमेंट को, तो वो किन किन लाइंस के ऊपर वो हो सकता है। तो ये है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इससे हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर या जोन था रिलेटेड टू सेंटर और गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, वो कवर हो जाता है। और इसके अंदर हमने जो जो सब टॉपिक्स देखे वो क्या थे, फर्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, फिर हमने ऑब्लिगेशंस देखी स्टेट्स की, फिर हमने सेंटर की डायरेक्शंस जो स्टेट को दे सकता है, फिर हमने म्यूचुअल डेलीगेशन के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो सेंटर है वो स्टेट को अपने जो पॉइंटर्स है, जो एग्जीक्यूशंस है या एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किस तरह से ट्रांसफर कर सकता है, स्टेट कैसे ट्रांसफर कर सकती है। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट देखा कॉपरेशन का, कि कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो किस तरह से इंश्योर होता है। अब आते हैं हम दूसरे पैरामीटर में जो कि है सर्विसेज। तो सर्विसेज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि ये अपने आप में सेंटर और स्टेट की टसल का एक बहुत बड़ा कारण रहती है, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। जो सेंट्रल की पब्लिक सर्विसेज है वो डिफरेंट है और जो स्टेट की है वो डिफरेंट है। हर स्टेट का पीएससी का एक अलग से एग्जामिनेशन होता है, राइट। ऑल इंडिया सर्विसेज आर कंट्रोल्ड ज्वाइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे टसल स्टार्ट होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द इमीडिएट कंट्रोल वेस्ट विद स्टेट। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्दो आप काम तो स्टेट में कर रहे हो पर आपकी रिपोर्टिंग जो रहती है वो सेंटर में भी रहती है, राइट। तो इसीलिए वहां पे बोन ऑफ कंटेंशन अराइज हो जाता है। इन 1966 इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाज क्रिएटेड एज थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज। और अगर किसी को ऑल इंडिया सर्विसेज, किसी को नहीं मतलब अगर पार्लियामेंट को ऑल इंडिया सर्विसेज बढ़ानी है, 3 से 4 करनी है, तो वो कैसे करेंगे, आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बट ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तभी जो पार्लियामेंट है उसके अकॉर्डिंगली एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मेकअप कर सकती है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बनी थी 1966 में। तो ऑल्दो ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म but people are supporting all India services. Why? Firstly, it help in maintaining high standard of administration in center as well in states। देखो हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली वहाँ पे होता है। क्यों होता है, देखो पहले ही आप इतना कंपटीशन क्लियर करके जा रहे हो, सो यू आर वेल अवेयर, योर माइंड इज टोटली डिफरेंट। आप जिस स्क्रूटनी से पास हो रहे हो उसके बाद आपकी जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो वो आपका जो एक ऑरा होता है वो सब कुछ डिफरेंट कर देते हैं, और डेफिनेटली आपका माइंड सेट, आपका स्किल सेट सब कुछ टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को एक हायर स्टैंडर्ड देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हेल्प इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिकॉज एनी हाउ ऑल ऑफ देम आर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, तो कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होती है। फैसिलिटेट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल्दो वो फेडरलिज्म के कहीं ना कहीं खिलाफ है, क्योंकि आप स्टेट में काम कर रहे हो बट यू आर रिपोर्टिंग टू सेंटर ऑल्सो, सो दैट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म कि आप स्टेट में काम कर रहे हो बट स्टेट की ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, बट स्टिल उन्हें सपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गया सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो समझिए। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट बट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि स्टेट की अथॉरिटी ऑन पेपर जरूर है बट कहीं ना कहीं वहां पे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए भी प्रोसीजर या प्रोविजंस बकायदा मौजूद है। तो पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं उस केस में। तो यूपीएससी कैन सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट on the request of state governor and with approval of president, and UPSC assists the states when requested by 2 or more states in framing and operating schemes of joint recruitment for any service। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, although public service commission है बट वहाँ पे सेंटर की एक तरह से हम बोल सकते हैं ना इंटरफेरेंस किसी ना किसी तरीके से। अगर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है सो दैट मीन्स क्या बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अगर यूपीएससी बीच में आ रहा है तो यूपीएससी सेंट्रल अथॉरिटी
और वो स्टेट के काम में हेल्प कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी हम बोल सकते हैं ये जो सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं उन्हें हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि स्टेट के पास अथॉरिटी मेकअप हो रही है, कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो उसमें इंटरवीन करती है। तो ये हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इससे हमने सेकंड ग्राउंड दैट इज सर्विसेज वो भी कवर कर लिया। फिर आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देता है, हाई कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी, राइट। तो उनकी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि यहाँ पे ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनकी जो भी पॉइंटर है या जो भी उनकी पावर है, जो उनकी रूलिंग है, वो इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट में क्या होते हैं हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट के जो जजेस नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, वो पूरी तरीके से स्टेट के हाथ में नहीं है। दैट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट किसकी एक तरह से किसकी अथॉरिटी या किसके अंडर ज्यादा काम करता है, किसकी इन्फ्लुएंस में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली वो तो जुडिशरी से आ रहे हैं, अपनी पावर गेन कर रहे हैं, बट और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगेन स्टेट का से नहीं है, से किसका ज्यादा है, सेंटर का। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि जो जिससे के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वही पावर रखता है उसे रिमूव करने की या उसके ट्रांसफर करने की। तो डेफिनेटली जब हम जुडिशरी की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, जो पावर है वो सेंटर के पास ज्यादा चली जाती है। तो ये भी जो रिलेशन है सेंटर स्टेट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं हम लोग बोल पा रहे हैं कि वो सेंटर के फेवर में ज्यादा जा रहे हैं, राइट। सो ये है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। फिर आता है रिलेशंस ड्यूरिंग एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी ऑल्दो हम डिफरेंट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप समझिए एमरजेंसी में रिलेशंस किस तरह से रहते हैं। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 सेंटर बिकम एंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट। नेशनल इमरजेंसी में हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल की जगह यूनिटरी हो जाती है। दैट मीन सेंटर के पास सारी पावर आ जाती है, वो जैसे चाहती है वैसे वो वर्क करवाती है। और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, अगर हम स्टेट इमरजेंसी की भी बात करें तो प्रेसिडेंट सारी की सारी पावर एज्यूम कर लेते हैं और डेफिनेटली फिर उनके अकॉर्डिंगली सब चीज वर्क करती है, राइट। फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन स्टेट। सो थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो सेंटर है वो गाइड कर सकती है या कह सकती है स्टेट को, गाइड नहीं इवन वो ऑर्डर कर सकती है स्टेट को कि आपको इस तरह से अपनी जो सैलरीज है वो कट करनी है स्टेट के अंदर जो आती है। तो वहां पे भी जो सेंटर है वो सारी की सारी फाइनेंशियल जो पावर है वो गेन कर लेगी, स्टेट के पास वो फाइनेंशियल पावर नहीं रहेगी। तो ये है रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, जहां पे तीनों इमरजेंसी के दौरान हम यही देख रहे हैं, सेंटर के पास ज्यादा पावर चली जाती है, स्टेट के पास बहुत कम पावर है। फिर आता है कुछ और प्रोविजंस जो पावर है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है बिटवीन सेंटर और स्टेट उन्हें गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 355 इम्पोजेस टू ड्यूटीज ऑन सेंटर, कि सेंटर के ऊपर टू ड्यूटीज है। वो क्या है, फर्स्टली टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, सेकंड एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। तो ये है आर्टिकल 355 जो ऑब्लिगेशन रख रहा है सेंटर के ऊपर कि आपको किसी तरीके से इंश्योर करना है जो स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही वर्क करे। तो गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी गवर्नर, जो कि जैसे हमारे हम सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जब हम सेंट्रल लेवल के या यूनियन लेवल पे बात करते हैं तो वहां पे जो हेड करता है, हेड ऑफ द नेशन कौन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन कौन है, प्रेसिडेंट। तो वैसे गवर्नर है स्टेट में, बट गवर्नर की कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन करेंगे या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली उनका टेन्योर होगा। और वो अपने आप में दिखाता है कि सेंटर के पास सारी की सारी पावर जा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। अगेन द सेम थिंग कि जो हमारे सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर है। देन आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, जो कि बहुत सारी जैसे नीति आयोग है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है जिसके थ्रू जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर अपनी पावर जो है
वो इम्पोज करती है या अपने रूल्स जो है वो इम्पोज करती है, या उनके पास ज़्यादा पावर जा रही है सेंटर के पास। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की किस तरह से जो सेंटर और स्टेट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस वर्क करते हैं, और किस तरह से हम ये बोल पा रहे हैं कि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा से है व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। So let's revise quickly and summarize whatever we had read in this particular video. So firstly we discussed about article 256 to 263 जो part 11 में है, that will be governing administrative relation between center and state. Then we discussed about distribution of एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स की, स्टेट्स की क्या क्या ऑब्लिगेशन है, सेंटर्स क्या क्या डायरेक्शंस दे सकते हैं स्टेट्स के ऊपर और किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर हमने देखा कैसे म्यूचुअली वो डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स, सेंटर और स्टेट एक दूसरे को। फिर हमने कॉपरेशन देखा सेंटर और स्टेट के बीच में किन किन फीचर्स के ऊपर कॉपरेशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन ये किस तरह से इंश्योर कर रहा है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ बायस्ड है। फिर हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखा कि कैसे हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी अपॉइंटमेंट भी, जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो रही है तो वहाँ पे भी स्टेट की नॉमिनेशन या स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है। देन रिलेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो किस तरह से टोटली ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं और स्टेट का लगभग कोई भी से नहीं रहता है। फिर हमने कुछ और प्रोविजंस देखे जिसके अकॉर्डिंग सेंटर जो था उसे क्या क्या इंश्योर करने की जरूरत है, और किस तरह से जो गवर्नर है वो स्टेट में रहते हैं बट कहीं ना कहीं वो सेंटर की एक अथॉरिटी है जो अपने आप को दिखाती है कि देखो, जब किसी भी स्टेट में कोई भी लॉ बनना है, जब कोई लॉ आया है, कोई बिल पास होके आया, अगर वो लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा तो उसे गवर्नर का एसेंट लेना पड़ेगा। तो और गवर्नर किसके एक तरह से किसके हिसाब से ज़्यादा काम करेंगे, डेफिनेटली प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी नहीं, डेफिनेटली सेंटर। तो अगर वो सेंटर के हिसाब से करेंगे तो स्टेट, ऑल्दो स्टेट के पास अथॉरिटी है बट फिर भी कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है उनके लिए ऑन द सेंटर, राइट। तो इस तरह से हमने अदर प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं जिनके थ्रू जो सेंटर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर इम्पोज करती है या अपनी पावर एक्सरसाइज करती है ऑन स्टेट्स। So these were all about the administrative relations between center and state, और सेंटर और स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है कैसे उनके जो रिलेशंस है बेसिकली उन्हें गाइड कर रहे हैं या उन्हें मूव ऑन करके लेके जा रहे हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। So that was it for this video. Financial resource relations and all other things we will be discussing in coming videos because I want everything to be discussed in great depth, so that's why it take longer time, but it's not that much important कि कितना लंबा वीडियो बनता है। important ये है कि आपको कितना आउटपुट मिल रहा है from this particular video. So that was it for this video guys. I hope you liked the video. If you do, then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Always remember guys, I do conduct a free master class over which I handhold aspirant to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also enroll for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So thank you so much guys for being there. We will meet in next video with the remaining topic of this chapter. Till then, bye bye guys.